नमस्कार। आज के शो में हम एक किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं और आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं ऑडियो बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट इन दिनों कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर आप देखते ही होंगे कि ऑडियो बुक्स के बारे में काफ़ी बात होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आज भी जो बात छपी हुई किताब में है और हाथ में जो कागज़ का फ़ील है, उसका बात ही कुछ और है। अभी हाल ही में एक किताब मेरे पास आई है। ये किताब है सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का और ये मेरे बॉस रहे श्री अकुश श्रीवास्तव जी, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने लिखी है। एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी इसमें है और मैं बड़ा आभारी हूँ अकुश सर का कि उन्होंने मुझे कंट्रीब्यूशन करने वालों में इसमें क्रेडिट दिया है। तो वैसे तो इस किताब का जो टाइटल है सर, सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का, इस पर बात करने के लिए आपसे मैं कई दिन से इच्छा थी कि बात करूँगा। और देखिए इस समय देश में जो चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम, सर सब जगह क्षेत्रीय दल ही हावी हो गए हैं। चाहे राष्ट्रपति चुनावों की राजनीति हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति हो, सब जगह क्षेत्रीय दल अपना दमखम पूरा दिखा रहे हैं। तो सर अभी ये जो किताब आपने लिखी, इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में आज इस समय जो हम बात कर रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर क्षेत्रीय दलों की वैल्यू क्या है? राष्ट्रपति चुनाव जैसे खास तौर से आ रहा है, इसमें सर क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत आभार अर्ज जी आपका कि आपने इस किताब को चुना अपनी बातचीत के लिए और क्योंकि आप काफ़ी प्रभावी हैं इस पूरे क्षेत्र में और सोशल मीडिया में और इसमें, तो निश्चित रूप से इसका असर भी होगा। जहाँ तक बात है कि अ, उम, आपने बात ही एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे से शुरू की है कि क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि अब जो स्थितियाँ जिस हिसाब से पहुँच चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो शतरंज की चाल के हिसाब से एक मोहरा अपना बनाया, जिनको जिनको चेहरा बनाया, उस चेहरे के में सब लोग जो दल थे वो ऐसा मजबूर हो गए, जो नहीं चाहते थे वो भी मजबूर हो गए कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं उड़ीसा में। तो उनके साथ में जो सबसे बड़ी अच्छाई है वो ये है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, आदिवासी हैं, पढ़ी-लिखी हैं, शिक्षिका रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं और एक तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का वोट बैंक था, लेकिन उस वोट बैंक के सहारे जो बहुत बड़ी राजनीति हुई, जो दल भारतीय जनता पार्टी से छितरे हुए थे, वो भी अब उनके पास धीरे-धीरे आ गए। आप देखिए कि प्रकाश सिंह बादल का अकाली दल जो था, वो इसी बहाने जो विपक्ष के खेमे में था, वो इधर आ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विपक्ष के खेमे में था, वो इधर आ गया। शिवसेना कट्टर विरोधी होते हुए भी अभी तक ये वो नहीं कर पाई कि क्या करना है। यानी कि वो कांग्रेस के खेमे के साथ नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जो तमाशा हुआ वो आपने देख ही लिया कि शिवपाल सिंह यादव आ गए, राजा भैया आ गए और ये राजभर जो मतलब पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे और फिर उसके बाद में अखिलेश यादव के पास आए और शिवपाल सिंह यादव ओम प्रकाश राजभर का ये चरित्र रहा है कि अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाते रहो, फिर दूसरे खेमे से कुछ लेते रहो, फिर वो काम करते रहो। तो वो उस खेमे के उस रणनीति के तहत आ गए कि उनको एक रास्ता मिल गया। देखिए रास्ता बदलने के लिए भी तो कोई एक पगडंडी चाहिए ना, तो ये चुनाव उनके लिए एक पगडंडी बन गया और अन्य राज्यों में भी अगर आप देखेंगे, नवीन पटनायक का पता ही था कि वो नहीं विरोध करेंगे, वैसे भी वो एनडीए के साथ होते-हवाते रहे हैं। उसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश में चले जाइएगा, तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जो है, उसका पता था कि वो किसी भी हालत में नहीं छिटकेगी। लेकिन अन्य दलों में और उसके अलावा भी ये चुनाव इस स्थिति में हो गया है कि यशवंत सिन्हा ऐसा कद्दावर नेता, इतना बड़ा नेता पूरी रणनीति के सामने छोटा दिखने लगा है। और ये ठीक है कि यशवंत सिन्हा एक बहुत उम्रदराज हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत पढ़े-लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत दुनिया की राजनीति जानते हैं। लेकिन वो इस पूरे विपक्ष की खेल में ये जो जिसके मोहरे थे वो ममता बनर्जी के, उन तक को ये कहना पड़ गया कि अब तो लगता है कि मतलब हमारे हाथ से बाजी निकल गई है। तो आप लड़ने से पहले ही हारने की स्थिति हो,
तो ये इस चुनाव का खेल था और ये क्षेत्रीय दलों का खेल था। एक शुरुआत थी जिसमें एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू मुर्मू को किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ 1% अधिक वोट मिलने थे। वो शुरुआत के दौर में क्लियर हो गया था कि नवीन पटनायक के वोट मिल जाएँ और वाईएसआर के मिल जाएँ तो काम चल जाएगा, वो था। लेकिन आज की स्थिति क्या हुई कि इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने जब अपना रास्ता बदलना चाहा, तो वो आज मैं मानता हूँ, मुझे लगता है और जब जब वोटों की गिनती होगी तो देखिएगा 70% वोट जो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 50% वोट नहीं थे, 70% वोट अब उसके खेमे में आएँगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय राजनीति क्योंकि क्षेत्रीय गणित में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्षेत्र की सत्ता अपने पास हो, ये बेसिक रूल होता है क्षेत्रीय राजनीति का और उसके तहत आगे की रणनीति के तहत 24 में अब लोगों को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के पास जाना है, नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, नरेंद्र मोदी के अगर वो 24 के खेल में बने रहना है और उसके बाद अपनी सत्ता बनानी है, तो इसका सहारा ज़रूरी है। जेएमएम क्यों कर रहा है? शिवसेना महाराष्ट्र में जो शिवसेना की राजनीति इतनी बड़ी हुई है, जिसमें एकनाथ शिंदे को सत्ता दी गई है, एक वो शिवसेना दूसरी शिवसेना बनाने के लिए क्यों खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हुए हैं? ताकि एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है बिल्कुल ऐसी इतनी हल्की कर दी जाए जो आसान काम नहीं है, कि दूसरी शिवसेना खड़ी हो सके। और अब ये भी मजबूर हो गए हैं उद्धव ठाकरे भी कि क्या वो द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं देंगे? ऐसा शायद अब धीरे-धीरे संभावना हो जाएगी। तो ये अजीबो-गरीब खेल है, राजनीति का खेल है और आपने देख लिया कि क्षेत्रीय दलों का खेल क्या रहा है। इससे उदाहरण से बहुत स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसमें सर एक चीज और भी उभर के सामने आई। मैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैंने कई वीडियो बनाए, उसमें मैंने अभी जब देखा कि किस स्टेट में जो सत्ताधारी दल है वो सपोर्ट कर रहा है इनको, यशवंत सिन्हा को, तो सर टीआरएस के अलावा कोई है ही नहीं, या फिर डीएमके मान लो, कांग्रेस की वजह से और किसी कोई टीएमसी ममता बनर्जी है, डीएमके है और टीआरएस है तो, लेकिन वो तो कह रही है उनसे कि आप पश्चिम बंगाल में आना ही मत। नहीं वो ये भी कह सकती है कि वो तो हमारे आदमी हैं। और देखिए इसमें उम्र के इस दौर में यशवंत जी के साथ में ये ठीक है कि यशवंत जी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, बातचीत बहुत अच्छी से हो रही है, लेकिन उम्र के दौर में यशवंत जी को जो मिल जाना चाहिए था, टीएमसी के साथ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उन्हें। राज्यसभा की सदस्यता बहुत आसान काम था, ममता बनर्जी न जाने किन-किन को दी, लेकिन उन्होंने अब अगर कुछ लोग तो कहते हैं कि बलि का बकरा बना दिया यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में उन्होंने। लेकिन अब यशवंत जी का एक करियर का क्या एंड कर दिया गया है? जबकि वो स्वस्थ हैं, अच्छे खाते हैं, काम-धाम कर सकते हैं और उनकी आवाज़ अगर विपक्ष की दूसरे मंच में होती शायद बड़ी आवाज़ होती। लेकिन उनको बना करके कोई बहुत अच्छा सिला दिया मैं तूने मेरे प्यार का, वो वाली ध्वनि नहीं आती है। सर एक तो लेकिन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में जितने भी लोग हारे हैं, चाहे वो संगमा हो, मीरा कुमार हो, सर उसके बाद वो दी एंड ही हो गया राजनीति का उनकी। देखिए आप वहीं से क्यों देखते हो? आप शुरुआत से देखो। तो कोई भी आदमी राष्ट्रपति चुनाव के हारने के बाद बहुत आगे बढ़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। संगमा जब हारे तब हारने के बाद में उसके पहले जो उनका करियर ग्राफ था, स्पीकर रह चुके थे, बाकी मुख्यमंत्री रह चुके थे पीके संगमा। इतने प्रभावी, इतने बढ़िया नेता थे, लेकिन बाद में क्या हुआ अब उनको? आप नीलम संजीव रेड्डी से लेकर के और जितने लोग रहे हैं, उसकी भी वही स्थिति रही। तो कोई भी ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता चुनाव लड़ने के बाद में और वैसे भी वो इतना ग्रेसफुल काम हो जाता है। अब मीरा कुमार की स्थिति क्या है? मीरा कुमार अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि स्पीकर इसमें कई श्रेणी में आते हैं। मीरा कुमार भी स्पीकर रह चुकी थी। मीरा कुमार उसके बाद ऐसा नहीं था उनका करियर का द एंड हो गया। उम्र भी ऐसी नहीं हो गई थी कि बिल्कुल सब खत्म हो जाए। लेकिन ना कांग्रेस देने की स्थिति में रही और ना ही वो अपने तय से अपने आभा मंडल, प्रभा मंडल से ऐसा रहा कि बिहार में एक सीट भी निकाल पाए। तो वो सब मुश्किलें रही हैं और मुझे लगता है आगे ये भी एक एंड ही माना जाएगा और क्या कहा जा सकता है। सर किताब के बारे में बात करेंगे सर अब आप। मैं इससे बहुत चीजें इसमें मैंने नोट की हुई हैं आपसे सवाल पूछने के लिए।
और किताब जो है ये प्रभात प्रकाशन से है, ये प्रभात पेपरबैक्स में ये अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी पर अवेलेबल है। मैंने अपने फेसबुक पे भी लिंक डाला है, जो भी लोग इसे लेना चाहें ले सकते हैं वहां से। सर इसमें मैं देख रहा था कि आपने इस किताब को 4 चैप्टर्स में बांटा है। 5 एक चैप्टर में। भाग एक है, एक जिसमें 4 अलग अलग इसमें चैप्टर दिए गए हैं, सब चैप्टर्स हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय, जाति और धर्म की राजनीति से पनपे दल, अलग राज्य की मांग से पनपे दल, बरगद से उपजे कुछ फूल कांटे। फिर दूसरा पार्ट है प्रदेशों में राजनीतिक दल, इसमें जितने भी स्टेट्स हैं। सर खास बात है कि छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं पुडुचेरी वगैरह, इनमें भी जो छोटे छोटे दल निकले उनके बारे में भी आपने इसमें रखा। भाग 3 में फिर आपने इतिहास के झरोके से चीजें दी, फिर भाग 4 में भविष्य, अच्छा भाग 5 में अतिरिक्त है वो जिसमें फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं। तो सर ये आपने इसका जो वर्गीकरण किया सर, ये कैसे किया, क्या आइडिया था, बेसिक आइडिया क्या था इस किताब के पीछे? देखिए, किताब जब आप लिखते हैं तो कुछ और तरीके से सोचते हैं, पहला एक जब खांचा बनता है। ये जब कितने समय दूसरा, पहले सोची थी सर आपने, सॉरी, इसकी घटना कब हुई थी? हाँ, मैंने इसके सोचने का सिलसिला तब हुआ कर लगभग 2 ढाई साल पहले, बल्कि कोरोना से 6-7 महीने पहले, जब इस अच्छा, पे पहली किताब मेरी आ चुकी थी, दूसरी किताब के लिए हम लोग विषय पे पहली बात कर किताब रहे ये थे। है मोदी हाँ, 2.0। जी। मोदी 2.0 जो इस प्रभात प्रकाशन ने ही छापी थी और काफ़ी अच्छा रहा था उसका रिस्पॉन्स। तो हमें लगा कि पहले ये हुआ कि साहब 1 आध 2 बड़े दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन पे काम किया जाए, लिखा जाए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मान लो हम समाजवादी पार्टी या बसपा या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसके जो लोग मुझे जो लिखवाने चाहते थे और करना चाहते थे, सर आप जेडीयू भी लिख दीजिए। तो मैंने कहा यार जेडीयू भी लिखेंगे तो बड़ा बुरा हाल होगा। क्योंकि मैं जितना जेडीयू की रग-रग से परिचित हूँ, तो फिर अच्छा-बुरा सब कुछ सामने होगा और फिर वो एक अलग किस्म के होगा और फिर वो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो फिर ये आया कि नहीं था, अच्छा चलिए क्षेत्रीय दल पे करते हैं। अब क्षेत्रीय दल पे जब काम होना हुआ तो सिर्फ दलों पर लिखें तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हम 2-3 चीज़ें जब हों, चले रीजन हो, फिर पार्टी बनी क्यों है, क्षेत्र की वजह से बनी है, धर्म की वजह से बनी है, जाति की वजह से बनी है, तो या मंडल की वजह से बनी है। तो मैंने कहा कुछ चैप्टर्स में इसको बाइफरकेट करते हैं। चैप्टर जो ये थे 4-5 चैप्टर, इनको रखा और फिर उसके बाद इन पार्टियों के बारे में रखा। एक-एक पार्टी के बारे में जानना, समझना, इतिहास को खोजना बहुत मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद में इतिहास के झरोखे से इसको ये रखा गया कि आज़ादी के बाद से ये था कि कौन-कौन सी कई पार्टियाँ आई और चली गई, पता भी नहीं लगने पाया। सोशलिस्ट पार्टी का आज जो पहली पार्टी एक तरीके से कांग्रेस के एक ज़्यादातर पार्टियाँ कांग्रेस से निकली, तो इसीलिए उसको नाम दिया कि बरगद से निकले जो फूल थे वो। तो सोशलिस्ट पार्टी आज कहीं दिखती नहीं है। तो फिर एक ही थोड़ी पार्टी है, न जाने कितनी पार्टियाँ थी जो उससे निकल कर के आगे गईं। और फिर उसमें उसके बाद में हुआ कि क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है? फिर उसमें एक अतिरिक्त चैप्टर जोड़ा गया। तो ये पूरा जो समय काल के हिसाब से बाँटा गया था, जिसमें राहुल नेहरू जी और इंदिरा गांधी तक का लिया गया। फिर उसके बाद में वीपी सिंह और वीपी सिंह का काल तक आया, आज़ादी के वो इमरजेंसी के बाद से। फिर उसके बाद राजीव गांधी और उसका आया, फिर नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी का आया और अब ये काल आया। तो 5 हिस्से में उसको बाँटना भी छोटी-छोटी पार्टियों का, इसको 10 साल पहले चाहते थे कि हम कर लें, लेकिन 10 साल तक मुझे कुछ हिसाब समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो नेताओं के हिसाब से मैंने बाइफरकेट करना उचित समझा और जो शायद सही हुआ, तो उससे क्या हुआ, कुछ हो सकता है 15 साल का काल दिखे, कुछ का काल 10 साल का दिखे, कुछ का 12-13 साल का दिखे, तो वो हुआ। और फिर भविष्य, क्योंकि क्षेत्रीय दल और भविष्य हमेशा उसी पर रहते हैं, क्या गणित होगी, कैसे होगी, कहाँ जाएगी, क्या किया जाए। आजकल ये नहीं, अपनी सत्ता बनाए रखने के अलावा सबसे बड़ा सवाल है नरेंद्र मोदी को हटाया कैसे जाए? सबसे बड़ा सवाल है। इसी में पूरी क्षेत्रीय दल जो जो दूसरे खेमे के हैं, जैसे केसीआर हैं। केसीआर मुझे पता नहीं क्यों कभी-कभी जो है, वो चंद्रबाबू नायडू नज़र आते हैं। आज से 10-12 साल पहले चंद्रबाबू नायडू एक राष्ट्रीय क्षितिज पर इतने बड़े तरीके से उभरे थे और हर जगह समारोह में, शपथ समारोह में बीच में खड़े होते थे। एनडीए के वो संयोजक भी हो गए थे मतलब। लेकिन तब भी वो उनको अचानक लगा कि उनकी ज़मीन जो है बीजेपी काट रही है और फिर उन्होंने जो
जिस तरह भाषा हुई, और आज हालत ये है कि खुद उनकी जमीन कटी हुई है। वाईएसआर तेलंगाना में उनका कोई बहुत आधार नहीं है, उनका आधार आंध्र प्रदेश में है। तो वाईएसआर ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, आप जरा देखने की कोशिश करो कि वाईएसआर ने जो काम किया है किसानों के लिए, छात्रों के लिए, आप जो छोटे मतलब जो मैं वहां की उनकी वेबसाइट पे, वहां के दूसरे अखबारों में जब देखता हूँ, तो वो आदमी अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। वो कह रहा है किसानों को भी क्या किया उसने, 40,000 ट्रैक्टर खरीद लिए। आप ट्रैक्टर उधार ले लो यहाँ से, किसान को चाहिए क्या? बेसिक चीजें यही चाहिए होगा। छात्रों को क्या चाहिए? छात्रों को कहा उसने था, आप कॉपी किताब किसी लेवल पे हो, मतलब राइट फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, सीनियर इन द सेंस इंजीनियरिंग तक का भी, उसमें जो खर्चा होगा उसको हम एक बैंक के थ्रू करा देंगे। वो अकल लगाने का सिलसिला सबसे पहले ये जो किसानों के लिए राइडू स्कीम थी, वो वहीं लागू हो गई। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, उसके पहले उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ हम कितना पैसा देंगे, तो उसमें सबसे आगे निकल गए। तो ये एक जो उस इस वजह से क्या हुआ कि वो अपने चंद्रबाबू नायडू पिछड़ गए। अब केसीआर भी वही काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन केसीआर को उनकी ही जगह काटने के लिए ममता बनर्जी बैठी हुई है। केसीआर, फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए, कह रहे मेरी इतनी बड़ी स्टेट है, मैं कुछ नहीं होगा तो 30-40 सीटें लाऊंगा ही लाऊंगा। तेलंगाना में जगन मोहन की बहन है वाईएस कविता, शर्मिला, उन्होंने हाँ वाईएसआर टीपी बनाई हुई है तेलंगाना, वाईएसआर तेलुगु वो हाँ तेलंगाना पार्टी। और अब हाँ तो ये सुनने में आ रहा है कि उनके साथ समझौता बीजेपी का करवा रहे हैं वाईएसआरसीपी, और जो उनकी माँ है उन्होंने तो अपने बेटे की पार्टी का तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया, अब वो बेटी वाली का अध्यक्ष पद रखेंगे। और जगन मोहन अपनी पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं सर, करुणानिधि की तरह। हाँ, वो अभी आज ही खबर छपी है कि जगन मोहन बन गए हैं, आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन उन्होंने, उनको पता है कि वहां पार्टी में, तेलंगाना में उनका रायलसीमा या वगैरह क्षेत्र में, उस जो वहां क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, वहां पर उनका प्रभाव था। तो वहां जो अभी आप बता रहे हो कि एक और अन्य पार्टी बना करके, और वो तेलंगाना सेंट्रिक पार्टी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एक बड़ा प्रभाव बनेगा। तो केसीआर को काटने के लिए क्या हुआ, केसीआर को काटने के लिए वहां जगह चाहिए। कांग्रेस केसीआर के साथ कभी जा नहीं सकती, जानी दुश्मनी है। राहुल गांधी अभी गए थे तो उन्होंने एक बड़ी सभा में कह दिया था कि अगर किसी ने भी मुझसे प्रस्ताव रखा कि केसीआर के साथ रखने का, तो मेरी मतलब सोच ले कि क्या होगा उसका। इस तरीके से कह चुके हैं। केसीआर का जन्म ही, केसीआर की पार्टी का जन्म ही जो है, वो कांग्रेस के विरोध से हुआ था। और लेकिन ये भी सच है, भारतीय राजनीति में, क्षेत्रीय दलों की राजनीति में, केसीआर जो है वो यंगेस्ट और सबसे कम समय में लड़ाई लड़के सत्ता पाने वाले हुए हैं। 2000 से उनकी लड़ाई शुरू हुई थी और 2014 में उनको सत्ता मिल गई। नहीं सर, उनसे ज्यादा तेज गति से तो अरविंद केजरीवाल थे सर। अरविंद केजरीवाल का दूसरा मामला है, देखो उसको नहीं आप उनसे जोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल की राजनीति, क्षेत्रीय दलों की राजनीति आज की तारीख में भी नहीं है। अभी एक चीज और समझना चाहिए, क्षेत्रीय दल रहा ही नहीं, वो तो दो स्टेट्स में घुस गए हैं सर, वो तो नेशनल पार्टी हो गई। टेक्निकली आज अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय दल है, लेकिन अगले कुछ महीने में, जबकि पिछले जब चुनाव हुए थे उसमें ही हो जाना चाहिए था, उनको क्षेत्रीय दल से हट जाना चाहिए था राष्ट्रीय दल पे। लेकिन क्योंकि उनको वोट परसेंटेज अन्य राज्यों में उतना नहीं मिल, अपेक्षित दल नहीं मिल पाया, अपेक्षित मत नहीं मिल पाया, इस वजह से वो गड़बड़ हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इच्छा और क्षमता राष्ट्रीय दल वाली ज्यादा है, ना कि वो क्षेत्रीय दल वाली। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जिस तरीके का करिश्मा किया, दिल्ली में जिस तरीके से रह रहे हैं, और आगे जो इनकी इच्छाएं हैं, रणनीति है, कई बार फेल होता है राजनीति में। उत्तराखंड वो नहीं कर पाए, गोवा नहीं कर पाए। अगर इन 2 राज्यों का हो गया होता, तो 4 राज्यों में 6% वोट आपको चाहिए होता है राष्ट्रीय दलों के लिए, वो मिल जाता तो राष्ट्रीय दल हो जाते। हमारी किताब में भी एक अजीबोगरीब बात है जिसको समझना चाहिए कि कई दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दल है, लेकिन हमने उनको क्षेत्रीय दल मान के लिखा, उनको कमतर नहीं मानने की हमारी इच्छा थी। लेकिन समाजवादी पार्टी एनसीपी है, राष्ट्रीय दल है, लेकिन एनसीपी को हमने इसमें क्षेत्रीय दल के तौर पे माना है, क्योंकि उसका आभा मंडल, प्रभा मंडल जितना है वो महाराष्ट्र में है। वो महाराष्ट्र एक छोटे से सेगमेंट में है, उसका पूरे स्टेट में नहीं। महाराष्ट्र के भी एक मराठा हिस्से में है, है ना। वेस्ट वाले और सेंट्रल वाले हिस्से में उनका ज्यादा बड़ा प्रभाव है।
उसके अलावा भी आप देखो अन्य जितने भी दल है जिनकी हमने इस किताब में चर्चा की है, वो एक राष्ट्रीय दल हो। अब जैसे बड़ा अच्छा है, संगम की पार्टी राष्ट्रीय दल है, 4 राज्यों में उसके मतलब उसके वो हैं प्रतिनिधि हैं। उसका अगर टोटल वोट देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का जो लोकसभा के वोट टोटल है, मतलब उनसे जहां से जीतता है आदमी 5-6 लाख, वो भी नहीं है। लेकिन वो क्योंकि 4 राज्यों में उसका प्रतिनिधि है, 6% वोट है, इसलिए वो राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल की सीमा चुनाव आयोग के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से, जो हमारी किताब है परसेप्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से हो तो हम बात कर रहे थे। तो अब वो चंद्रशेखर रेड्डी चंद्रबाबू नायडू का खेल एक तरीके से लगभग खत्म है। खत्म तो नहीं कह सकते, राजनीति में खत्म कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जगन रेड्डी 2-4 गलतियां ऐसी बड़ी करें तो शायद फिर चल जाएगा मामला, लेकिन अभी खत्म। उसी तरीके से केसीआर का मामला अभी उतना नहीं। तो अभी कौन है क्षेत्रीय दल जो आगे बढ़ करके कर पा रहे हैं? यही 3-4 है, लेकिन ये अपने में फिर समेटने की कोशिश, और ये अपने में समेटना नहीं चाहते, इच्छा इनकी राष्ट्रीय है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की कुर्सी दिख रही है इनको, तो वो उनको कर रहे हैं वो। अच्छा सर, इसमें जो आपने किताब में, आपने तो सारे चैप्टर्स इसके वन बाय स्टेप आपने एडिट भी किए, सारे ध्यान से पढ़े भी हैं, और आपको तो दिमाग में फ्रेम होंगे सारी चीजें। सर इसमें 2 चीजें हैं, एक तो पोस्ट इमरजेंसी, एक प्री जो इमरजेंसी रहा है सर, 2 उसमें भारतीय राजनीति जो आजादी के बाद किस तरह से बटी हुई है। तो कौन से दौर के जो क्षेत्रीय दल हैं सर जो सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पे छोड़ पाए? जैसे मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी के बाद के दल जो अभी भी प्रभावी दिखते हैं, पहले वाले तो शायद खत्म ही है। देखो ऐसा है ना, अगर आप हर्ष आप ये देखो कि 67 से क्षेत्रीय दलों की राजनीति ज्यादा बड़े स्तर पर सामने आई है। पहली बार ऐसा हुआ था 67 में, जब 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार उड़ गई थी। वैसे क्षेत्रीय दल तो आप ये देखो कि आजादी के पहले भी थे। अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी के पहले का दल है, हाँ। अभी की नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी या बाकी थे पुराने, मतलब कांग्रेस से पुराने दल है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी मतलब 40 साल का इतिहास भूगोल है, उनसे पुराने हैं वो लोग। लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल अलग रही है, और अब स्थितियां जो हैं, जहां तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी तक आते-आते एक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव मंडल बहुत बड़ा हो चुका था, और उसके बाद में 20 साल, पूरे 20 साल, यानी कि 77 ऑनवर्ड से लेकर के, अगर आप 77 मानो, नहीं 79 भी मान लो, कुछ भी मानो आप उसको, आप अभी तक क्षेत्रीय दल बहुत काम तक सत्ता में रहे, मतलब केंद्र की सत्ता में रहे, और उसके बाद नरसिंह राव के ज़माने तक या मनमोहन सिंह के ज़माने तक, आगे उसके और ले आओ मनमोहन सिंह 2014 तक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा, जिन्होंने सत्ता में केंद्र में भी भागीदारी की। तो अभी केंद्र में भागीदारी वाले जो दल हैं, वो क्षेत्रीय दल कम हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है। लेकिन भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को अगर देर तक सत्ता रखनी है, तो उनको क्षेत्रीय दलों को अपने साथ किसी भी तरीके से रखना होगा, और प्रभाव जो है बाद के दौर में बहुत है। और बाद के दौर में तो अभी तक ये रहा है कि 51% तक जो है वो क्षेत्रीय दलों के पास वोट रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, जैसे आजकल है, अभी 40% के आसपास वोट शेयर है उनका। वो जिस समय बढ़ जाएगा तो दूसरी स्थितियां होंगी। राष्ट्रीय दलों में क्या हो रहा है, जैसे अभी आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो आम आदमी पार्टी का काम क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे-धीरे सबसे पहले उसके मुँह में जो निवाला आ रहा है वो कांग्रेस का निवाला आ रहा है। कांग्रेस के वोट बैंक का निवाला आ रहा है। लेकिन कांग्रेस इतना छोटा भी नहीं है। 12 करोड़ वोट हैं उसके, ये आपको समझना होगा हम सबको। 12 करोड़ वोट कम नहीं होते हैं, जहां दूसरी तरफ 23 करोड़ वोट 22 प्लस करोड़ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में है, तो कांग्रेस के पास भी कम वोट नहीं है। लेकिन सिर्फ यही है क्योंकि उसका वोट बैंक छितरा हुआ है, और उस छितरे हुए वोट बैंक को समेटने की सही समय पर कोशिश नहीं की गई, तो इसलिए उनके हाथ से बड़े राज्यों की सत्ता क्षेत्रीय दलों को समर्पित कर दी गई, और वो अब हाल में जो हालत लग रही है वो कभी वापस आने वाली
अभी तक की रणनीति से तो नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस आगे तो कुछ नीचे डाउन गई है सर, वो तो इसी तो जो आपका जो चौथा चैप्टर है, बरगद से उपजे कुछ फूल और कांटे, सर वो तो इसी से ही गई है। हाँ टीएमसी से निकली, एनसीपी, वाईएसआरसीपी, टीआरएस, सर सारे तो कांग्रेस ही थे पहले सर। बिल्कुल। कांग्रेस तो खत्म ही ऐसे हो गई कि इसमें से क्षेत्रीय दल इसी में से निकल गए। नहीं, निकल गए हमेशा से। अब शुरुआत से देखो ना आप, सोशलिस्ट पार्टी से निकलने से शुरुआत हुई है और फिर अब तक ये सिलसिला चल रहा है और इतना बड़ा सिलसिला है। जब G23 कोई G23 आता तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नया दल बना ले। अभी भी जो हालत है, थोड़े-थोड़े लोग जो है पार्टी से कब निकल जाते हैं और कब एक एमपी के तौर पर टीएमसी में चला जाता है, कब एक एमपी के तौर पर समाजवादी पार्टी में चला जाता है। कपिल सिब्बल चले गए, सांसद बन गए तो उनका एक G23 का ध्वस्त हो गया। सुष्मिता देव जो बड़ी एग्रेसिव कांग्रेस की लीडर थी, वो धीरे से एकदम से चली गई तो इधर हो गई। आज की खबर है कुलदीप बिश्नोई महोदय भी निकल लिए। हाँ सर, वो अमित शाह से मिल लिए। वो अमित शाह से मिल लिए तो इसका मतलब वो भी निकल लिए पूरी तरीके से। तो अब कांग्रेस धीरे-धीरे क्षरण की स्थिति में है, लेकिन आधार बड़ा है। ये वैसा ही आधार है जैसे क्षरण की स्थिति में शिवसेना है और शिवसेना का लेकिन जो बेसिक वोटर है, मेरा मानना है कि वो अभी भी है और वो जब तक इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये चालाकी की या रणनीति दिखाई कि शिवसेना एक पैरेलल खड़ी की ताकि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खोखला कर दिया जाए। कोशिश पूरी महाराष्ट्र में यही होगी कि वो मराठा मानुष की एक तो एकनाथ शिंदे मराठा, मराठा छत्रप वाला मामला है, तो इस वजह से भी फिर महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी रोचक राजनीति है। वहाँ पर अगर आप मतलब जो क्योंकि सत्ता के लिए वहाँ सब लोग ज़मीन, जायदाद और रियल एस्टेट और इस दूसरे और कामों में जुड़े रहते हैं, तो वो भी एक संकट होता है उनके सामने। तो वो अब वहाँ तो कार्यकर्ता भी जो है ना, आप एक मकान लेने चले जाइए मुंबई में, तो बिना दलाल के आपको नहीं मिलेगा और वो जितना काम ये सब करते हैं, वो कार्यकर्ता करते हैं शिवसेना के, कोई और नहीं करता है। ये भी बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से नहीं मिलने वाला आपको मकान, वो हाँ मिलेगा सर, शिवसेना के उसे। मुंबई में तो सर शिवसेना का कब्जा है। तो फिर वो ट्रांसफर आदमी का ट्रांसफर दूसरी शिवसेना में जब कराएँगे, तब एक बड़ा फ़ायदा। ये सर आपने ये बताइए, मैं तो इसमें देख रहा था चुनाव चिन्ह और जो मान्यता है, ये चैप्टर सबसे लास्ट वाला, सर ये कैसे मैनेज किया सर आपने? ये तो अद्भुत है सर। कैसे? ये लास्ट में चैप्टर है चुनाव चिन्ह और मान्यता, सबके हाँ, चुनाव चिन्ह दे दिए सर आपने। ये तो बिल्कुल ही एक अजीबो-गरीब है, इतना सारा ये वाला जो चैप्टर ये सब देख रहा हूँ सर। हाँ, हाँ। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें ब बहुत कुछ नहीं ऐसा है, क्योंकि पार्टियाँ हैं, पार्टियों के बारे में है, उनके पार्टियों के वेबसाइट्स हैं, वहाँ से उनके चैप्टर हिस्सा लिया गया है और निशान वगैरह भी वही उपलब्ध है, उसमें तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम है इसमें इससे ज़्यादा बड़े काम पहले के जो चैप्टर लिखा-पढ़ी वाले थे, वो थे। अरे ये तो इस एक कॉन मैनेज ये तो करना, ये जो आप जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है सर, ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत बढ़िया चीज है सर। ये सब जगह संग्रहित इस तरह से मिलते नहीं है सर। हाँ, उस तरह नहीं संग्रहित होगा, हाँ, लेकिन ये एक किताब ही जो है वो एक रेफ़रेंस बुक की तौर पर है। ये बात दूसरी है कि हो सकता है 6 महीने बाद कुछ चीज़ें इसमें बदल जाएँ, हम इसका दूसरा एडिशन लेकर आएँगे तो उसमें ये वो तो कर रहे बदलती हैं। रही होंगी, जैसे-जैसे आप आगे चलोगे, नहीं तो परिस्थितियाँ रोज़ बदल रही थी क्षेत्रीय दलों में, कभी कुछ, कभी कुछ। ये तो बदल ही रहा अब था, अभी रीराइट। अभी जब अब जब इसका इंग्लिश वर्ज़न आ रहा है, तो अच्छा, आपको जान के खुशी होगी कि अब इसका एक अंग्रेजी संस्करण भी है जो जब उसको लॉन्च होगा, तब तक बहुत सारी चीज़ कुछ चीज़ें बदल गई। जैसे शिवसेना का चैप्टर बदल गया, एक शिवसेना का, तो शिव मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो मैंने उसका हेडलाइन दिया है द इंडिस्पेंसेबल पार्टी, मतलब अच्छा। अपरिहार्य है अभी तक मुझे अपरिहार्य लग रही है शिवसेना। यहाँ शिवसेना एक दूसरे रूप में थी। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का अब जो है वो एक हल्का-फुल्का दौर बदल गया। अब समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर एक का चैप्टर एक अलग हिस्सा हो गया छोटे दलों में, उसने जो राजनीति की है। तो ये थोड़ा-थोड़ा हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन ये किताब इन टोटो या संपूर्ण रूप से जो है, वो आपको हमेशा एक मुझे ऐसा लगता है और अभी तक जितना मेरे पास फीडबैक आया, कुछ कमियाँ छोटी-मोटी हो सकती हैं, लेकिन एक संपूर्ण रूप उसमें मिलेगा और कभी भी आपके ये काम की आ सकती है कि सन 52 में कौन-कौन से दल थे, वो अगर आपको देखना है तो पता लग जाएगा। आप आरएलडी के बारे में है, तो चौधरी चरण सिंह से और अनुराधा की पार्टी बनने से लेके अनुराधा का बनना, फिर उसके बाद जयंत चौधरी की वाइफ का हस्तक्षेप होना,
और फिर उसी या मायावती क्या खाती हैं और क्यों वो महिला पत्रकारों से कहा करती थी कि नहीं तुम तो नारियल पानी पिया करो। तो मायावती का जो सौंदर्य बोध का बदलाव है वो भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खालिस राजनीति की बातें हैं। बड़े वो बड़े कैसे संस्मरण है सर। लोग बदले हैं, जो मैंने अन्य डिफरेंट लोगों से बातचीत जहाँ मुझे नहीं पता हुआ था, दूसरे लोगों से बातचीत, दूसरे लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर के दूसरे वो लोगों को समझना, क्योंकि पूरे देश के सभी दलों को समझना, आज की तारीख में भी जब देश में 50 से ज़्यादा क्षेत्रीय दल हैं, 8 राष्ट्रीय दल हैं, सबको समझना आसान काम नहीं है और जो मेरे बस का भी रोग नहीं था। मेरे सही साथियों से, अग्रजों से, आप ऐसे साथियों के साथ में जब मिलकर मैंने एक अभियान किया तो शायद थोड़ी सफलता मिली। सर आपका फेवरेट इसमें पार्ट चैप्टर कौन-सा है सर? जिसे आप खुद चौंके जिसे लिखते हुए कि आप एकदम बड़ी दिलचस्प चीज़ें आपको लगा कि सबका फेवरेट पार्ट इसका कौन-सा है आपका? देखो इसका जो पहला चैप्टर है, पहला हिस्सा जो है, वो उसमें ऐसा है कि क्षेत्रीय दलों की महत्ता समझना, फिर जो धर्म और राजनीति से किया गया जुड़े है सर पहले 4 चैप्टर्स में। हाँ, पहले 4 चैप्टर जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और फिर आखिरी में जो भविष्य को लेकर के देखा या मेरा कंसर्न जैसे मैं मानता हूँ कि देश में विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए और आज मैं इस बात को लेकर के निराश भी हूँ कि देश का विपक्ष जो है वो नहीं है। कांग्रेस को एक अलग चैप्टर देने का उद्देश्य यही था कि इतने सारी उससे शाखाएँ निकली हैं, तो ये होने क्यों दिया गया? नेतृत्व ने क्यों होने दिया? अगर वो नहीं होने देता और उनको एक सही जगह पे देता, अगर नेहरू जो हैं आंध्र प्रदेश में जैसे श्री रामुलुलु जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद पुनर्गठन आयोग बना है, तो उनको वहीं पर शांति हो जाती है, वहीं पे उनको कुछ कर देते, तो उस तरीके की चीज़ें ही नहीं आगे बढ़ने पाती। सर आपने ये जो आभार इतने सारे लिखे हैं सर, सबका परिचय लिखा है, ये ज्योति श्रीवास्तव जी का परिचय नहीं है सर। इनके बारे में बता दीजिए सर। नहीं, नहीं, नहीं यार देखो ऐसा है, ज्योति श्रीवास्तव जी मेरी श्रीमती जी हैं और इन्होंने इस किताब को पढ़ने में, किताब में गलतियाँ निकालने में, किताब में कमियाँ निकालने में और बहुत कुछ कभी-कभी कुछ चीज़ें ये इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ये नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इनका वैसा भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन किताब में इसलिए कंट्रीब्यू के लिए बिताई हैं और जो अच्छा है वो इनका है और बुरा है तो मेरा है। चलिए सर, शुभकामनाएँ सर और किताब की सेल्स इसी तरह से ऊपर जाती रहें और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे एक बार फिर मैं निवेदन करूँगा कि इस बुक को आप ज़रूर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी जगह ये अवेलेबल है। आप इसे ज़रूर लें। धन्यवाद सर। थैंक यू डियर। बहुत-बहुत आभार आपका।